ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज विचार मंथन प्रोग्राम में मैं आपसे कुछ कन्वर्सेशन करना चाहता। इशू है अमेरिका। मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री में ले जाना चाहता। पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा जो मैं आपसे शेयर करना चाहता। एक कंट्री जिसको प्रवासियों ने बनाया था, दैट वाज बिल्ट बाय माइग्रेंट्स। यूएसए एक ऐसा कंट्री है जो आपको सारे कंट्री, सारे नेशन से अलग दिखेगा। जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो नेशनलिज्म के बारे में एक ब्रिटिश स्कॉलर थे, एरिक हॉब्सबॉम। उन्होंने कहा था कि इतिहास के लिए अतीत उतना ही आवश्यक है जितना हेरोइन टेकर, नशा करने वालों के लिए अफीम, इतना ही इतिहास आवश्यक है। जब आप लिस्ट ऑफ नेशंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के नेशंस में अमेरिकन्स वो स्पेशल लोग हैं जिन्होंने अतीत के आधार पर नेशन नहीं बनाया है, इतिहास के आधार पर नेशन नहीं बनाया है। अमेरिकन लोगों ने जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना था तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को उन माइग्रेंट्स ने बनाया था जो नियरली 25-30 ईयर्स बैक वो आए थे। वैसे अमेरिका, जो नॉर्दर्न अमेरिका है, उसका जो सेटलमेंट है वो बहुत सारे कंट्रीज़ ने किया था। मतलब वहाँ के नेटिव्स आए थे, जैसे स्पेनिश भी थे, डच भी थे, फ्रेंच भी थे, ब्रिटिश थे। लेकिन जो 13 ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनी जिसे हम कहते हैं, जो ईस्टर्न साइड में थे और आज जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, वो बेसिकली वो कॉलोनीज में मोस्ट ऑफ द पीपल अमेरिकन ओरिजिन के थे। यानी ब्रिटिश ओरिजिन के थे। मतलब जिन्हें आज हम ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज के नाम से जानते हैं, उनके मोस्ट ऑफ द जो सेटलर्स थे वो ब्रिटिश ओरिजिन के थे। हम याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण हुआ था और जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें एक स्टेटमेंट अमेरिकन ने दिया था कि द लास्ट बट द बेस्ट होप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की अंतिम परंतु सर्वोत्तम आशा, सर्वोत्तम उम्मीद, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द कॉन्टिनेंट ऑफ एबंडेंस, जहाँ इंसान का रातों रात भाग्य बदलता था। एक औसत अमेरिकन्स अपने अप्रोच में ऑप्टिमिस्टिक होते थे। एक बड़े ही हॉस्टाइल कॉन्टिनेंट में बाहर से जाकर बहुत सारे मर्चेंट्स गए, इंटरप्रेन्योर्स गए, जिन्होंने अपना भाग्य आजमाया। वहाँ सोने के और चांदी के, सोने के खान थे तो गोल्ड माइनिंग के लिए गए। बहुत सारे मर्चेंट्स गए, बहुत सारे लैंड सेटलर्स गए, एबंडेंस ऑफ लैंड था। संयोग से अमेरिका पेनल कॉलोनी भी थी जहाँ सजा याफ्ता मुजरिम को रखा जाता था, तो बहुत सारे मुजरिम भी गए थे और सब ने एक दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र बनाया था। हम याद है कि जब ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज की बात कहते तो कहा जाता कि भाई एक औसत अमेरिकन अपने अप्रोच में आशावादी होते हैं, क्योंकि एक नए कॉन्टिनेंट में जाकर उन्होंने जो संघर्ष किया उनमें एक नेचुरल संघर्षशीलता आ गई, एक नेचुरल एक सेंस ऑफ स्ट्रगल आ गया। हम याद है, हम लोगों को एक नॉवेल हमने पढ़ा था, हालांकि हम लोगों को तो एक दूसरा नॉवेल पढ़ना था, अ फेयरवेल टू आर्म्स, जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का था, अमेरिकन एक ऑथर था और उसको लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है।
उसकी एक दूसरी कृति थी, दूसरा एक कंपोजिशन था, उसका नाम था ओल्ड मैन एंड द सी। उसमें एक कैरेक्टर था सेलर, उसका नाम अभी मैं भूल रहा। ये पूरी उस नोवेल का थीम था, एक सेलर है, एक मतलब फिशमैन है, ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन जाता है शी में, वहां पर वो फिशिंग करने जाता है। अकेले एक बोट में वो बैठता है और बोट में बैठकर वो फिशिंग कर रहा है। फिर संजोग से उसे एक व्हेल मछली फंस जाती है, बहुत बड़ी मछली है, नेट वो उसके कांटे में फंस जाती है। वो इतनी बड़ी मछली है कि उस सेलर उस बोट को या उस मछली को विवश नहीं कर सकता, वो मछली उसको विवश कर रही है। बोट को चारों तरफ नचाए जा रही है। लेकिन जानते हो सेलर ने क्या किया? वो सिर्फ उस फिश के उस मछली के उस नेट को पकड़ा रहा, उसने छोड़ा नहीं उसको। अगर छोड़ देता तो मछली निकल जाती। अब बताइए वो कितनी ताकतवर मछली थी जो पूरे बोट को मीलों तक घुमाई। इसके हाथ कट गए, हाथों से ब्लीडिंग हो रहा था, इसके बाद भी इसने उस धागे को नहीं छोड़े। ये था। तो उस समय हम लोग ग्रेजुएशन में थे, तो मैंने अपने प्रोफेसर साहब से पूछा कि भाई क्या मीनिंग है इसका, क्या मैसेज देना चाहता है? उन्होंने कहा कि अ सेंस ऑफ अमेरिकननेस। हम लोग उसमें ग्रेजुएशन में थे, बड़ा एक्साइटिंग लगा, क्योंकि यूथ थे, जैसे अभी आप यूथ हो। तो सेंस ऑफ अमेरिकननेस का मतलब है अ सेंस ऑफ परसिस्टेंस, कि हाथ कट जाए, संघर्ष हो जाए, छोड़ूंगा नहीं, और छोड़ूंगा नहीं तो जीतूंगा। मतलब आपने एक कहावत सुनी होगी, डे टू डे लाइफ में कोई एडवर्टीजमेंट में देता है, वो आप लोगों के जनरेशन का एडवर्टीजमेंट है कि डर के आगे जीत है। तो अमेरिकन लोगों ने उस समय इस भावना को मूर्त रूप दिया कि डर के आगे जीत है। आप किसी हॉलीवुड की मूवी को देखिए, बहुत बड़ा नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कई बार कोई डायनासोर स्लिप कर जाते हैं, अमेरिकन लोग फाइट करके उनको फिर दोबारा कैप्चर करके इस यूनिवर्स को बचाते हैं। हालांकि वो काल्पनिक है, साइंस फिक्शन है, लेकिन वो अमेरिकन लोगों के टेम्परामेंट को दर्शाता है। जब भी अमेरिका की बात आती तो इसको कहते थे अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। और एक अमेरिकन डिप्लोमेट थे, उनका नाम था अब्राहम लिंकन। वो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वो मानते थे कि अमेरिकन लोग कॉमन पीपल नहीं है, एक्सेप्शन हैं, वो दुनिया में कुछ नया करने आए हैं। ये दूसरी बात है कि चाइनीज़ एक्सेप्शनलिज्म को भी वो मानते थे, और चाइना के बारे में उनकी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी धारणा थी, और अमेरिका चाइना के बीच दोस्ती भी कराई थी, खैर वो अलग बात है। तो प्रवासियों ने अमेरिका को बनाया। जब अमेरिका को फ्रीडम मिला, अमेरिका ने प्रवासियों को नहीं रोका, क्योंकि वो जानता था कि माइग्रेंट्स अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी है। 19वीं सेंचुरी में जब अमेरिका ने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, तो आयरलैंड से, इटली से, ग्रीस से, चाइना से, वेरियस कंट्रीज से लोग गए, और अमेरिका ने उसका स्वागत किया, और उनको दुनिया के अच्छे अच्छे टैलेंट मिले। वर्ल्ड वॉर के बाद वो दुनिया से और भी इंटीग्रेट हुआ, कोल्ड वॉर शुरू हुआ। जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो कोल्ड वॉर के बाद अमेरिकन लोगों ने और भी ज़्यादा वेहेमेंटली दुनिया के लोगों का स्वागत किया। अगर अमेरिका ने कोल्ड वॉर जीता तो प्रवासियों की सहायता से दुनिया के एक पर एक साइंटिस्ट, आप अनुमान करिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन और जितने भी उसके यहाँ ज्यूस साइंटिस्ट थे, वो अधिकांश जर्मनी से भागे हुए थे। अमेरिका ने अपने यहाँ पनाह दी। सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका में प्रवासियों ने बनाया। अमेरिका को दुनिया की महाशक्ति प्रवासियों ने बनाया। अमेरिका को अपनी डेमोक्रेसी, ओपननेस पर बहुत नाज था, इतना तक कि अमेरिका का अमेरिकन ड्रीम एक बहुत बड़ा मुहावरा है, और बहुत लोग इस मुहावरे को अमेरिकन डिप्लोमेट से लेके और अमेरिकन स्कॉलर्स तक इस मुहावरे को बार बार प्रयोग किया, अमेरिकन ड्रीम्स। अफसोस वो अमेरिका के बारे में कि अमेरिकन ड्रीम्स की जो धारणा है
आज चूर चूर हो चुकी है। आज अमेरिका बदल चुका है। अमेरिका की स्पेशलिटी चली गई। एक समय था कि डेमोक्रेसी अमेरिका का स्ट्रेंथ था। बराक ओबामा ने जब 2010 में भारत की यात्रा की थी, तो बराक ओबामा ने, चूंकि उसमें चाइना हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था, इकोनॉमिकली ज़्यादा वेल एडवांस था, हम भारतीय लोग पिछड़े हुए थे चाइना की तुलना में, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा था। उस समय मुझे याद है मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम में ये बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा था कि देखिए ये उचित है या अनुचित है, व्हाट इज़ दिस। कहीं इंडिया का डेमोक्रेसी ही तो कमजोरी का कारण नहीं है, चाइना का डेमोक्रेटिक ना होना दैट इज़ द एडेड स्ट्रेंथ टू चाइना। तो बराक ओबामा ने उस समय जो स्टेटमेंट दिया था, इंडिया को डेमोक्रेसी के प्रति रिझाने के लिए कि इंडिया को विचलित नहीं होना चाहिए, डाइवर्ट अपने कोर्स से नहीं करना चाहिए, उसने कहा कि इंडिया डिडंट प्रोग्रेस इन स्पाइट ऑफ डेमोक्रेसी बट इंडिया प्रोग्रेस ड्यू टू डेमोक्रेसी। भारत ने प्रजातंत्र के रहते हुए प्रोग्रेस नहीं किया है, प्रजातंत्र के कारण प्रोग्रेस किया है। आज अमेरिका में प्रजातंत्र स्वयं मर रहा है, पूरी दुनिया आंसू बहा रही है। भाई इतना बड़ा बदलाव क्यों? मैं ऑडियंस, आप इस पर जरा सोचिए कि इतना बड़ा बदलाव क्यों। आज से 2 या 3 दिन पहले मैंने इंडियन एक्सप्रेस में संभवतः एक आर्टिकल देखा, बहुत अच्छी आर्टिकल है और एक बहुत बड़े रिप्यूटेड स्कॉलर है, मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ, संजय बरू। उन्होंने द चाइनीज़ वे लिखा, कहा कि आज पूरी दुनिया चाइना के वे में चल रही है। एक टाइम था कि चाइना को लोग एक्सक्लूडेड समझते थे कि अरे चाइना ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, डिक्टेटरशिप है, वन मैन रूल है। शी जिनपिंग के प्रति 2018 तक की बात बता रहा हूँ। चाइना वे इज़ द मोस्ट पैथेटिक वे, मतलब लगता था कि डेमोक्रेसी, मतलब चाइना के बारे में यहाँ तक धारणा थी कि उसकी प्रॉस्पेरिटी भी बेकार है। एक मैंने जर्नलिस्ट थे, उनका नाम है शेखर गुप्ता, उन्होंने एक लतीफ़ा कहा चाइना के संदर्भ में, मुझे बहुत वो अच्छा लगा, व्हिच आई हैव टू शेयर विथ यू। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ कि एक बार एक कुत्ता यानी डॉग इंडिया से चाइना की तरफ भागा जा रहा था, उधर से एक कुत्ता चाइना से इंडिया की तरफ आ रहा था। दोनों की रास्ते में भेंट हुई, रास्ते में मुलाकात हुई तो इंडिया वाला डॉग चाइनीज़ डॉग से पूछता है, नहीं, चाइनीज़ डॉग पहले इंडियन डॉग से पूछता है कि अच्छा तुम क्यों जा रहे हो चाइना। तो इंडियन डॉग रिप्लाई करता है कि देखिए ऐसा है, यहाँ थोड़ा खाने पीने की दिक्कत है, तो मैं सोचता हूँ चाइना की प्रॉस्पेरिटी के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है, तो चाइना में खाने पीने की आज़ादी मिलेगी, तो मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तब उसको फिर क्यूरोसिटी हुई कि भाई तुम इंडिया क्यों आ रहे हो, तुम तो ऑलरेडी वहाँ थे। तो चाइना के डॉग ने कहा कि देखो ऐसा है कि खाने पीने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाता है, लेकिन वहाँ भौंकने की आज़ादी नहीं। तो मतलब एक तरह से पूरी दुनिया बौखलाई हुई थी, भाई चाइना में भौंकने की आज़ादी नहीं। आज पूरी दुनिया भौंकने की आज़ादी छीन रही। आज चाइना ही सॉफ्ट पावर हो गया और अमेरिका ही हार्ड पावर बन रहा है। सॉफ्ट पावर यानी पूरी दुनिया आज चाइनीज़ वे में जा रहा है। इतना बड़ा बदलाव हमने अपनी आंखों से देखा। मैं ऑडियंस, आप जेनजी लोग भी अभी देख चुके होंगे कि कितना बड़ा बदलाव आ रहा है दुनिया में। अमेरिका का कोलैप्स होना, वहाँ डेमोक्रेसी का कोलैप्स होना, लिबरलिज्म का कोलैप्स होना, इंटरनेशनल ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का कोलैप्स होना, ये साइलेंट रेवोल्यूशन है। जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, आप हर बदलाव के साक्षी रहे हो, इस बदलाव के भी साक्षी आप बनोगे। अभी सबसे लेटेस्ट, क्योंकि देखो जहाँ तक अमेरिका ने माइग्रेंट्स पर पाबंदी लगानी शुरू की,
वो तो 1988 में 82 में चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट लाया, तभी से शुरू हुआ। 1920s में बाकी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ को यूरोपियंस की तुलना में उनको एक्सक्लूड किया जाने लगा। फिर जब 9/11 की घटना हुई तो सिक्योरिटी रीजन से प्रवासियों पर कुछ कुछ पाबंदी लगाई जाने लगी। अब तो हद हो गई। अब तो यूनिवर्सिटी में जाकर कॉम्बिंग की जा रही है। और H-1B वीज़ा में अमेरिका ने सिद्ध कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका को महान नहीं बना सकेगा, लेकिन अमेरिका की उल्टी गिनती जरूर शुरू हो गई। क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी क्वालिटी थी उसकी इनोवेशन, जिसने उसके कोल्ड वॉर को जिताया था। उसकी सिलिकॉन वैली पावर हाउस था, वो पावर हाउस सूख जाएगा। इंडिया के टैलेंट, दुनिया के टैलेंट जो अमेरिका पहुंचते थे, अब उल्टा ब्रेन ड्रेन अमेरिका से होगा। अमेरिका ने पूरी दुनिया को ब्रेन ड्रेन कराकर अपनी प्रॉस्पेरिटी हासिल की। आज अमेरिका से ब्रेन का ड्रेन होगा और उस ब्रेन ड्रेन दुनिया में चारों तरफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खुलेंगे। दुनिया के जो ब्रेन है वो अन्यत्र काम करेंगे, इंडिया में, चाइना में, वियतनाम में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, बट अमेरिका वुड बी डिप्राइव्ड। और अमेरिका की महानता, मुझे लगता है कि जब अमेरिका का अंत होगा एक ग्लोबल सिस्टम में, यहाँ पर अंत का मतलब मैं मृत्यु नहीं समझता हूँ। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साइलेंट डेथ हुआ था ब्रिटेन का, दुनिया का सुपर पावर ब्रिटेन 1950s में मर गया और अमेरिका ने उसको रिप्लेस कर दिया। अमेरिका विल मीट इट्स नेचुरल डेथ इन कमिंग डेकेड, और अमेरिकन्स को इस बात का एहसास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को चुनकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज एक नॉस्टैल्जिया भी है अमेरिका के लिए, क्योंकि कुछ जो प्रोग्रेसिव वैल्यू सिस्टम था उसको सिम्बलाइज कर रहा था। अभी अमेरिका का स्थान लेने के लिए जो पावर क्यू में खड़े हैं, वो पावर पर भरोसा नहीं हो रहा। इंडिया भी इतना कैपेबल नहीं हुआ है जो उनको रिप्लेस कर सके। संभवतः चाइना, रशिया की भी कैपेसिटी नहीं रही। अगर चाइना अमेरिका को रिप्लेस करेगी तो फिर यह दुनिया के लिए वास्तव में दुर्भाग्य होगा, क्योंकि यह सत्यमेव जयते तो नहीं हुआ, असत्यमेव जयते हो जाएगा। क्योंकि चाइना का जो वैल्यू सिस्टम है वो डेमोक्रेसी से बहुत दूर है, ऑटोक्रेसी है। एंड मस्कुलर पावर और ऑटोक्रेसी की जीत दुनिया के लिए अच्छे साइन नहीं होंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, वी आर नॉट डूमसेयर, हम डूमसेयर यहाँ नहीं होना चाहते। हम यही उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ पॉजिटिव बदलाव होगा और अमेरिकन लोग शायद हो सकता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें और फिर आगे आने वाले समय में कोई ऐसा प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट आए जो अमेरिका को रेस्क्यू कर सके। थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स। आज इस विचार मंथन में मैं आपसे यही शेयर करना चाहता था। किसी दूसरे टॉपिक को लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू। करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। ज्वाइन करें जीएस मंथन इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब YouTube पर मात्र 399 रुपए के मासिक सब्सक्रिप्शन पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।